नमस्ते जी, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम अभिमन्यु कुमार झा हुआ और मैं अभी यहाँ त्रिवेणीगंज विधानसभा जो कि अनुसूचित जाति को सीट आरक्षित है और मैं कहना ये चाहूँगा कि मैं जो उम्मीद कर रहा था एनडीए गवर्नमेंट से और मैं जो एक्सेप्ट कर रहा था कि यहाँ एक विजनरी लीडर की मुझे आवश्यकता थी अपने रीजन में, तो मुझे उस बात से शिकायत है कि आप रिजर्वेशन की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब वो रियलिटी की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि किन्हीं चुनिंदा नेताओं को जो इस रीजन के लीडर हैं, जो बड़े फेस माने जाते हैं, आप उन्हें ही ये आश्वस्त दिला देते हैं कि जो उनकी बात सुनेगा या फिर जो उनकी बात हमेशा उनके पीछे रहेंगे, वो उनको ही अपनी टिकट दे दिया जाता है। और ये एनडीए सपोर्टर के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि एक बार बीजेपी को भी यहाँ पे एक चेहरा बनाना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारे पास भी एक लीडर है, फेस होगा और हम जनमानस के लिए अच्छा काम कर सकेंगे। और आप अभी आप तो स्टूडेंट हो, आप यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपने जनसुराज और प्रशांत किशोर के भी भाषण सुने, उनके कैंडिडेट के बारे में भी आपने सोचा? वहाँ उनके भी कैंडिडेट है ना इस? जी सर, बिल्कुल मैंने सुना है और मैं जनसुराज के जो फाउंडर हैं प्रशांत किशोर जी, मैं उनके विज़न को भी मैं बहुत अच्छे से समझ रहा था, जान रहा था कि वो प्लान की बात करते हैं, वो शिक्षा एवं रोज़गार की बात करते हैं, जो बड़े पैमाने पे अभी जो शराबबंदी लाई गई थी, सरकार के द्वारा लागू की गई थी, वो अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखोगे तो वो उतना फोर्स नहीं किया गया है कि हाँ लोग उसको, हाँ यहाँ तक ज़रूर मान सकता हूँ मैं कि लोगों के जीवन में ज़रूर बदलाव हुआ है लिकर बैन के बाद। और जनसुराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर जी जो एक विज़न लेके आए थे कि मैं यहाँ से प्लान रोकूंगा, मैं बिहार को इन द टॉप 10 ग्रोइंग फास्टेस्ट स्टेट में काउंट करूँगा, तो वो एक विज़न दिखता था। लेकिन जब कैंडिडेट चुनने की बात आई तो पता नहीं उनका क्या प्रक्रिया रहा होगा। तो मैं ये मानता हूँ जो हमारे कैंडिडेट दिया गया प्रदीप राम जी को, उनके बारे में मैं यही सुनता हूँ कि वो अच्छे व्यवहार के नहीं है, अच्छे जो वहाँ के आसपास के मेरे गांव के ही बगल के वो उम्मीदवार हैं, तो मैं मानता हूँ कि अच्छे फेस को नहीं बनाया गया। अगर वो अच्छा फेस चुनते तो अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता था बिहार में। तो अब पता नहीं उनका भी विजन क्या कर रहा है। और ये एक तो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है, और दूसरी बात वुमेन कैंडिडेट को यहाँ से टिकट मिली है। और तो आप समझते हैं कि वुमेन कैंडिडेट को जो टिकट मिलती है और जीत के आते हैं, वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से काम नहीं कर पाते हैं। वो मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब उनको सीट दिया जाता है तो शायद मैं ये मानता हूँ कि उनकी भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि उनको जनता के बीच में वो कितना पहुंच रही है, जनता से कितना जुड़ रही है। वो एक लिटरेट महिला को अगर बनाया जाए जो सच में उनके जैसे अब विधायिका चुन के जाएंगी लेकिन काम आपके पति कर रहे होंगे, तो ये महिलाओं को भी गलत इमेज पड़ेगा। वहाँ की जो एक यंग फेस की महिलाएं सोच रही होंगी कि मुझे राजनीति में जाना है, लोगों के लिए काम करना है, तो वो भी ये सोचेंगे कि नहीं, मेरे बैकहैंड कोई और सपोर्ट कर रहा होगा मुझे। तो वुमेन एम्पावरमेंट के तौर पे अच्छा वर्क होना चाहिए, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। और अभी आपने नीतीश जी का भाषण सुना यहाँ पे जी। हमारे अभी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आपको लगता है कि और 5 साल वो काम कर पाएंगे? आप उनको उनके भाषण सुनते आए होंगे क्या, और रैली में भी? नीतीश कुमार जो उनकी राजनीतिक विरासत थी 1975 से, जब इमरजेंसी लागू किया गया था तो छात्र आंदोलन से वो जुड़े, जेपी नारायण के पथ पे वो चले, वो उनके मार्गदर्शन में ही वो आगे बढ़ रहे थे। तो वो एक विजनरी लीडर के तौर पर दिखाई दिए बिहार में, उन्होंने वो काम भी करा। आप जब उनका फर्स्ट पीरियड देखिएगा 2005-10 में, तो बिहार में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। महिलाओं को राशि दिया गया, महिलाओं को जैसे साइकिल पर या फिर स्कूल ड्रेस दिया गया, जिससे कि एजुकेशन में बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया गया। तो मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार का वो जो 5 साल का पीरियड था, अभी का जो 10 साल का पीरियड है, तो मैं ये मानता हूँ कि शायद वो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनके जो आसपास 4 चुनिंदा नेता घूमते हैं, जैसे संजय झा जी हो गए, विजय नारायण चौधरी जी हो गए, तो वही वो लोग संभाल रहे हैं। और ये ब्यूरोक्रेसी पे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हावी है। ब्यूरोक्रेट लोग भी सिर्फ वही सत्ता को संभाल रहे हैं और वही देख रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है कि एज फैक्टर भी हो सकता है, तो एक अच्छा लीडर मिलना चाहिए। जेडीयू को भी एक नया उभरता हुआ चेहरा दिखाना चाहिए कि हाँ, हमारा ये नेक्स्ट लीडर होगा। तो ये सब की चीज़ की कमी दिखती है मुझे जेडीयू के लिए।
ओके अभिमन्यु जी, थैंक यू वेरी मच और आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर नाउ।